डियर स्टूडेंट, लिट लैंग बाय दिलशाद में आज आपका पुनः एक बार स्वागत है। यदि आप बीए ईयर थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ के स्टूडेंट हैं और ये सेमेस्टर फिफ्थ ही होता है, तो इस फिफ्थ सेमेस्टर में आपको दो पेपर होते हैं, एक फर्स्ट पेपर होता है और एक सेकेंड पेपर होता है। तो अगर आप बीए पार्ट थर्ड अर्थात सेमेस्टर फिफ्थ के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इंग्लिश ईयर थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ पेपर सेकेंड, ये है, आप ध्यान दीजिएगा। इसमें हमने जो है लिटरेरी टर्म्स की बात किया था। कोर्स का टाइटल है ब्रिटिश अमेरिकन एंड इंडियन पॉपुलर फिक्शन। तो इसमें हमने बात किया था लिटरेरी टर्म्स क्या। ये जो पहला यूनिट है इसके लिटरेरी टर्म्स है, प्लॉट है, कैरेक्टराइजेशन है, नैरेटिव टेक्निक है, स्ट्रक्चर है, एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल है। तो इसमें हम लोगों ने इन तीन चीजों को पढ़ लिया है, प्लॉट को पढ़ लिया है, कैरेक्टराइजेशन को पढ़ लिया है, नैरेटिव टेक्निक को पढ़ लिया है। अब एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल को देखते हैं। ये इसका चौथा टॉपिक है। इस यूनिट में ये चार टॉपिक्स आए हुए हैं। तो इसमें चौथा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल। एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल को जरा देखिए कि एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है। सबसे व्हाट और एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल, एलिमेंट के नॉवेल के नॉवेल के एलिमेंट्स क्या है अर्थात तत्व क्या है। ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट्स जो होते हैं जिसको तत्व कहा जाता है, और इसका एक और वर्ड यूज होता है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स माने घटक, उसके कुछ पार्ट होते हैं, वो सारी चीजें मिल करके जो है नॉवेल को बनाती हैं। ये बहुत सी चीजें इसमें आती हैं, जैसा इसको देखिएगा। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा क्योंकि आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियोस मिल चुके हैं, आप उनको देखिएगा। सबसे पहले देखिए एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल क्या है। आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट अ नैरेटिव वर्क ऑफ फिक्शन। कहता है एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल जो है एक इसेंशियल कंपोनेंट्स है, एक इसेंशियल जो है घटक है, एक बहुत आवश्यक घटक है। दैट कॉन्स्टिट्यूट्स जो बनाते हैं, क्या बनाते हैं, दैट कॉन्स्टिट्यूट अ नैरेटिव वर्क, जिसे एक नैरेटिव वर्क का कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जो बनाते हैं, गढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूट के माने होता है बनाना, यहाँ पर वर्क ऑफ फिक्शन, फिक्शन वर्क को ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। कुछ एलिमेंट्स हैं जो नॉवेल के कुछ एलिमेंट्स हैं, उनको मिला करके एक जो है फिक्शन का उदय किया जाता है, फिक्शन को पैदा किया जाता है ना, वर्क ऑफ फिक्शन का पैदा किया जाता है। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट गिव्स अ स्ट्रक्चर। ये एक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो जैसे ब्लॉक होता है ना, जिसे ढांचा कहते हैं, वो ब्लॉक है, और एक वो जो है गिव अ स्ट्रक्चर, और उन्हीं को जोड़ करके एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, एक पूरा ढांचा तैयार कर दिया जाता है। डेप्थ होता है एंड मीनिंग होती है टू द स्टोरी, और वो जो है उसके अंदर जो गिव स्ट्रक्चर और उसके अंदर गहराई देते हैं और उनको एक अर्थ भी देते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे ही उसको एक्सप्लेन कर देते, छोड़ दिया जाता है, बल्कि मीनिंग दी जाती है टू द स्टोरी, कहानी को, उसमें कहानी होती है, उसको अर्थ दिया जाता है और उसकी गहराई दी जाती है। अंडरस्टैंडिंग दीज एलिमेंट्स, हम इस एलिमेंट्स को जब समझ जाते हैं, हेल्प रीडर एंड क्रिटिसाइज। देखिए हम एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल क्यों पढ़ते हैं, बेसिकली आपको ये जानना है। जैसे आप बीए के स्टूडेंट हैं और आपको संभवतः कभी ये नहीं बताया गया व्हाट मीन्स बीए, व्हाट मीन्स ग्रेजुएट, व्हाट मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट। आप ग्रेजुएट करते हैं तो आपको बताया नहीं जाता है व्हाट मीन्स ग्रेजुएट। आपका 3 साल का ग्रेजुएशन होता है आर्ट में, और आपको कभी संभवतः इसका अर्थ नहीं बताया गया होगा। किसी वीडियो में अगर टाइम रहेगा तो मैं बताऊंगा कि बीए का अर्थ क्या होता है। बीए अगर आप कर लेते हैं, ग्रेजुएशन आप कर लेते हैं, आपके अंदर क्या क्वालिटीज आनी चाहिए, इस पे मैं डिस्कस करूंगा कभी किसी वीडियो में अगर टाइम रहेगा तो वो ये कह रहा है इसमें कि अंडरस्टैंडिंग दीज एलिमेंट्स हेल्प्स रीडर एंड critics एनालाइज नॉवेल इफेक्टिवली एंड अप्रिशिएट द क्राफ्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। ये क्या कर रहा है कि अगर हम इन चीजों को, एलिमेंट्स को समझ जाते हैं, कि नॉवेल के एलिमेंट्स को समझ जाते हैं, तो ये एलिमेंट्स जो हमें मदद करते हैं, पढ़ने वाले को मदद करते हैं, क्रिटिक्स को मदद करते हैं कि एनालाइज नॉवेल इफेक्टिवली, उसको प्रभावपूर्ण तरीके से समझने की, समझाने की कोशिश करते हैं। एंड अप्रिशिएट, और उसे गंभीरता से उसको सराहा जाता है, अप्रिशिएटिवली एंड अप्रिशिएट द क्राफ्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, और उसको गंभीरता से उसको समझाया जाता है, समस्या को गंभीरता पूर्वक समझाया जाता है कि ये आखिर इस स्टोरी में है क्या चीज,
स्टोरी टेलिंग का उद्देश्य क्या था, उसके जो है सिस्टम क्या थे, इसमें कुछ बात कहने का उद्देश्य क्या था, मैटर क्या था, क्यों ये बात कही गई, इन चीजों के माध्यम से हम जानते हैं या क्रिटिक्स जो है इसे बताते हैं। अगर इसके की एलिमेंट्स की बात करते हैं, इंक्लूड्स प्लॉट है, कैरेक्टराइजेशन है, सेटिंग है, थीम है, नारेटिव टेक्निक है, कॉन्फ्लिक्ट है, पॉइंट ऑफ व्यू है, स्टाइल है एंड सिंबोलिज्म है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके कोर्स में कुछ ही चीजों को डाला गया है, इसमें इन सारी चीजों को नहीं डाला गया, सेटिंग को नहीं डाला गया, थीम को नहीं डाला गया है। नारेटिव टेक्निक तो आप जो है जान ही रहे हैं, इसको जो है इसमें डाला गया है। पॉइंट्स ऑफ व्यू है, स्टाइल है एंड सिंबोलिज्म है। ईच एलिमेंट्स इंटरैक्ट्स, हर एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो इंटरैक्ट करते हैं। किस तरीके से? बहुत सी चीजों को जो है इंटरैक्ट कर, सॉरी मैं क्या बता रहा था, इंटरैक्ट, ये इंटरैक्ट करते हैं, अर्थात एक दूसरे को मिला जुला करके, मिलजुल कर परस्पर बातचीत करते हैं। इसमें यह आता है सारी चीजें, ईच एलिमेंट इंटरैक्ट्स, ये सारे एलिमेंट्स जो होते हैं इंटरैक्ट करते हैं, अर्थात आपस में मिलजुल करके, आपस में सिस्टमाइज होकर के एक चीज को प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो यही है इंटरैक्ट्स के माने में बताया कि मिलजुल कर या मिल करके कोई काम करने को इंटरैक्ट कहा जाता है। विद द अदर टू क्रिएट ए कोहेरेंस, और फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं, इसे समझाते हैं, कोहेरेंस स्पष्ट करते हैं, जो समझा देते हैं, बता देते हैं। इंगेजिंग एंड मीनिंगफुल स्टोरी, और वो क्या करते हैं, उन्हें पैदा कर देते हैं एक इंगेज करने वाली, अर्थात आप कहानी पर जुड़े रहें, उससे कहानी से जुड़े रहें, और फिर उसके बाद दूसरी चीज उसमें होती है और उसे मीनिंगफुल भी बना देते हैं। दो चीजें होती हैं, ये सारी चीजें कोहेरेंट होती हैं, अर्थात मिलजुल करके ये स्पष्ट करती हैं। सबसे पहले तो आप कहते हैं इंटरैक्ट करते हैं, ये लोग आपस में मिलते जुलते हैं, ये जितने इसके एलिमेंट्स हैं वो आपस में मिलजुल करके एक सिस्टम बनाते हैं। देखिए जो है मैं बता दूं, इन इंटरैक्ट्स के माने होता है आपस में मिलजुल करके बातचीत करना, एक दूसरे का प्रॉपर सहयोग करना, परस्पर सहयोग करना, प्रॉपर नहीं बल्कि परस्पर सहयोग करना, ये इसका अर्थ होता है। जब एक दूसरे का ये परस्पर सहयोग कर देते हैं, जो कैरेक्टराइजेशन जो होता है प्लॉट को सहयोग करता है, प्लॉट किसी और को सहयोग करता है, सेटिंग को सहयोग करता है, थीम को सहयोग करता है, नारेटिव टेक्निक को सहयोग करता है, तो ये सारी चीजें एक दूसरे को सहयोग करती हैं। तो जब सारी चीजें एक दूसरे को सहयोग करते हैं तो उसी को इंटरैक्ट कहा जाता है। वो होता क्या है, फिर उसके बाद जो है एक कोहेरेंस करते हैं, और ये लोग जब सब मिल जाते हैं तो फिर एक क्लियर फॉर्म प्रस्तुत कर देते हैं, एक क्लियर फॉर्म प्रस्तुत कर देते हैं। स्पष्ट रूप में व्यक्त करना इसका अर्थ होता है, स्पष्ट रूप से व्यक्त कर देते हैं, जिससे हम एंगेज होते हैं, उस कहानी से जुड़े होते हैं, और फिर उस कहानी को मीनिंगफुल भी, वो अर्थपूर्ण भी बना देते हैं। अगर हम इसके मेन एलिमेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए, मैं शार्ट में सारी चीजों को दिया हूं क्योंकि इन सबको अलग अलग तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है, कहानियों में वीडियोज में आए हुए हैं, उनको आप लोग देखिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ प्लॉट की बात करता हूं, तो प्लॉट में ये चार चीजों को मैंने यहाँ शो किया है। एक होता है डेफिनेशन, इसकी है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड टू प्रोड्यूस आर्टिस्टिक एंड इमोशनल इफेक्ट। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं प्लॉट की, ये प्लॉट होता है, मैंने प्लॉट को डिफाइन यहाँ पूरा टोटल नहीं बताया है बल्कि हल्के में बताया है कि इसकी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड टू प्रोड्यूस आर्टिस्टिक एंड इमोशनल इफेक्ट। आर्टिस्टिक, कलात्मक और इमोशनल जो इफेक्ट है वो डालने के लिए ये जो प्लॉट का प्रयोग किया जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस जो होती है, ड्राइव्स द स्टोरी फॉरवर्ड, कहानी को आगे लेके जाता है, जो इंपॉर्टेंस है प्लॉट की। और प्लॉट जो है कहानी को आगे लेके जाता है, क्रिएट्स टेंशन क्रिएट करता है, एंड कन्वेज थीम, और फिर उसके बाद थीम को कन्वे करता है, आपके सामने लाता है। इसमें कंपोनेंट्स की अगर हम बात करेंगे, वही तत्व की बात करेंगे, या जो है जो उसमें तत्व आते हैं उसकी बात करेंगे, तो उसमें एक्सपोजिशन आता है। देखिए ये एक वीडियो में आप लोग देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है, जैसे देखिए ये जो चीजें होती है, ये कई चीज एलिमेंट सभी चीजों में होते हैं, जैसे ड्रामा हो, शॉर्ट स्टोरी हो, या नॉवेल हो, तो
एक टॉपिक में, एक चैप्टर में मैंने इसको बहुत डिटेल बताया है। एक वो लंबा वीडियो आप लोग उसको देखिएगा, इसमें सारी चीजों को मैंने दिखाया है, जैसे एक्सपोजिशन है, राइजिंग एक्शन है, क्लाइमेक्स है, फॉलिंग एक्शन है, रिसोल्यूशन है। इन पांचों चीजों का मैंने एक डायग्राम के साथ इसको बताया है, आप उस वीडियो को देखिएगा। अभी इधर ही कोई वीडियो गया है, इस वक्त आज मेरे माइंड में पता नहीं क्यों वो बात आ नहीं रही है। फिर उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल करते हैं, में लेते हैं, तो मतलब ये जान लीजिए कि कंपोनेंट्स जो होते हैं, प्लॉट के जो कंपोनेंट्स होते हैं, ये 5 होते हैं। एक्सपोजिशन होता है, राइजिंग एक्शन होता है, क्लाइमेक्स होता है। अर्थात एक्सपोजिशन का मतलब ये होता है कि हम सारी चीजों को ये करते हैं, जो भी चीजें होती हैं सारे कैरेक्टर्स को और उसके बैकग्राउंड को वहां पे पहले समझाते हैं। फिर उसके बाद जो है राइजिंग एक्शन होता है, फिर वहीं से वो वहां पे राइजिंग एक्शन में कि इनके सिस्टम को बताया जाता है और उनकी जो वहीं पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, झगड़ा पैदा होती है कि आखिरकार मैटर क्या है, और उसी में झगड़ा पैदा होता है और फिर झगड़ा बढ़ता जाता है। ये राइजिंग एक्शन में झगड़ा पैदा होता है, ये रिसोल्यूशन, एक्सपोजिशन और राइजिंग एक्शन में झगड़ा पैदा होता है और फिर उसके बाद राइजिंग एक्शन में वो बढ़ता जाता है, झगड़ा और ज्यादा बढ़ता जाता है और झगड़ा बढ़ते बढ़ते बिल्कुल अपना झगड़ा क्लाइमेक्स पर चला जाता है। फिर उसके बाद उसका फॉलिंग एक्शन आता है, यानी झगड़ा समाप्त होता है। फिर उसके बाद रिसोल्यूशन आता है, झगड़ा समाप्त होता है और रिसोल्यूशन इस तरीके से होता है, उसका सोल्यूशन ये उस तरीके से होता है कि कोई आकर के कहानी में एक बहुत बड़ा राज खोल देता है। तो जैसे इसमें यहाँ पे प्राइड एंड प्रेजुडिस है, द प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड द मिसअंडरस्टैंडिंग एंड द सोशल नॉर्म्स। ये जो प्लॉट जो है ना, रिवॉल्व्स अराउंड द मिसअंडरस्टैंडिंग एंड सोशल नॉर्म्स, ये सोशल नॉर्म्स के बारे में बात करता है, ये सारी चीजों को ये बताता है। तो ये सारी चीजें इसमें प्राइड एंड प्रेजुडिस में है। अगर आप ओथेलो, अगर आपको कभी पढ़ने का चांस मिलेगा तो आप ओथेलो में देखिएगा कि पहले इसमें सारे कैरेक्टर को ये कर दिया जाता है, यागो को जान जाते हैं, कैसियो को जान जाते हैं, डेस्डेमोना को जान जाते हैं, ओथेलो को जान जाते हैं, सारे लोगों को जान जाते हैं। वहां पे ये होता है कि किस तरीके से होता है, फिर उसी सीन में हमको ये भी पता लग जाता है कि मैटर कहाँ का कहाँ चला गया है। फिर ये लोग जाते हैं, उसमें यागो उसको जो है मिसलीड करता है। फिर उसके बाद जो है इमिलिया, जो उसमें कैरेक्टर है, यागो की पत्नी है, वो हर बात को जानती है, फिर भी वो हर बात को हाइड किए रहती है, वो खोलती नहीं। क्यों नहीं खोलते? क्योंकि वहीं पे समाप्त हो जाएगा। मैंने ये बात बताई है किसी एक वीडियो में, तो आप लोग देखिएगा। और अंत में जाके उस बात को खोलती है, तब जो है ओथेलो को, जब ओथेलो डेस्डेमोना का कत्ल कर देता है, तब वो जाकर के सारी बात खोलती है कि ये तो ऐसे हुआ था, ये तो ऐसे हुआ था। उसमें रुमाल होता है तो रुमाल को भी डिस्क्लोज किया जाता है, उसकी भी कहानी को डिस्क्लोज किया जाता है। तो सारी कहानी इसी फॉलोइंग एक्शन में डिस्क्लोज हो जाती है। फिर उसका बाद उसका रिसोल्यूशन निकलता है कि आखिर होना क्या चाहिए था, मैंने किया क्या। तो ओथेलो जो कैरेक्टर है वो लास्ट में कुछ बातें कहता है, तो वो मुझे इस समय यहाँ पे कहने का कोई औचित्य नहीं बनता है। चलिए, ये कैरेक्टराइजेशन की अगर हम बात करते हैं, उसका एक कैरेक्टर आता है, सबसे पहले प्लॉट आता है, कैरेक्टराइजेशन होता है। कैरेक्टराइजेशन पे भी मेरा एक पूरा वीडियो है, उसको देखिएगा। डिफिनेशन, द मेथड बाय विच कैरेक्टर्स आर प्रेजेंटेड। ये जो है इसकी डिफिनेशन है, वो तरीका जिससे कैरेक्टर को प्रेजेंट किया जाता है एंड डेवलप, और उनको डेवलप किया जाता है कि कैरेक्टर क्या है, कौन है कैरेक्टर, और उसको धीरे धीरे उसकी एक्टिविटीज को डेवलप किया जाता है। टाइप्स क्या होता है? एक डायरेक्ट ऑथर डिस्क्रिप्शन होता है, एक डायरेक्ट मेथड होता है जिसमें ऑथर डिस्क्रिप्शन होता है, एंड इनडायरेक्ट थ्रू एक्शन, स्पीच और थॉट्स। कभी होता है एक्शन के द्वारा या स्पीच के द्वारा या थॉट्स के द्वारा बता दिया जाता है। ये बहुत सी चीजें आती हैं, ये इसमें कैरेक्टराइजेशन में आता है। इसके जो इंपॉर्टेंस होती है, कैरेक्टर्स ड्राइव प्लॉट, कैरेक्टर ही प्लॉट को आगे बढ़ाता है, रिवील्स थीम, थीम को खोलता है, एंड एंगेज रीडर, और एंगेज ये रहता है, रीडर को रोके रहता है, अपने आप से बांधे रहता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एलिजाबेथ बेनेट्स विट एंड इंडिपेंडेंस डिफाइन हर एज अ राउंड एंड डायनामिक कैरेक्टर। अगर हम एलिजाबेथ की बात करते हैं, इसमें ये प्राइड एंड प्रेजुडिस में ये आती है कि एलिजाबेथ बेनेट जो है ये एक विट और जो है इंडिपेंडेंस है, वो इंडिपेंडेंट है, और फिर उसके बाद उसके अंदर चतुराई भी है। उसको बताती है अराउंड द डायनामिक,
उसकी व्यक्तिगत ऊर्जा को बताती है कि उसके अंदर कितने तरीके के विचार हैं और वो किस तरीके से पूर्ण रूप से सक्रिय रहते हैं, गतिशील रहते हैं। ये सारी चीजें इसमें डायनामिक में आता है। डायनामिक के माने होता है गतिशील होना, सक्रिय होना, पूर्ण रूप से सक्रिय होना। तो वो पूर्ण रूप से सक्रिय रहती है और सारी चीजों को, कैरेक्टर को खोल देती है। अगर हम सेटिंग की बात करते हैं, इसका एक अगला पार्ट होता है सेटिंग, टाइम एंड प्लेस। टाइम एंड प्लेस वेयर द स्टोरी अकर्स। जो दूसरी चीज जो आती है कि सेटिंग में जब हम लोग जाते हैं कि ये टाइम एंड प्लेस जो होता है, जो एलिमेंट्स के नावल में ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेटिंग है कि इसमें ये बताया जाता है टाइम और प्लेस की बात की जाती है कि समय कौन सा है और स्थान कौन सा है जहां पे घटना घटित हो रही है, अर्थात जहां से कहानी शुरू होती है, जहां पे कहानी खत्म होती है। इसकी टाइप्स की बात करें, सेटिंग में टाइप्स आता है। ये सेटिंग होती है फिजिकल होती है, सोशल होती है, कल्चरल होती है, हिस्टोरिकल होती है। ये शारीरिक भी होती है और सोशल सामाजिक भी होती है और कल्चरल भी होती है और हिस्टोरिकल भी होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। फिर उसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, कहते हैं कि जो है इस्टेब्लिश्ड, ये इस्टेब्लिश करते हैं कॉन्टेक्स्ट। ये वाक्यांश को ये इस्टेब्लिश करती है, कॉन्टेक्स्ट को, मूड एंड एटमॉस्फेयर, ये सारी चीजों को, वो वाक्य को अर्थात जो सिस्टम है, जो उसका संदर्भ है, उस संदर्भ को अर्थ समझाता है और बताता है कि जो है दूसरी चीज होती है मूड को बताता है एंड एटमॉस्फेयर को भी वो शो करता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, द मूड इज इन वदरिंग हाइट्स रिफ्लेक्ट्स द वाइल्डनेस एंड पैशन ऑफ द कैरेक्टर। इसमें एक मूर है इन ए वदरिंग हाइट। वदरिंग हाइट में मूर है जो बात करता है किस चीज की, वदरिंग हाइट में मूर जो बात करता है, कहता है कि रिफ्लेक्ट द वाइल्डनेस एंड पैशन, वाइल्डनेस को भी बताता है और पैशन को भी समझाता है ऑफ द कैरेक्टर, कैरेक्टर के पैशन को और वाइल्डनेस को शो करता है। अगर इसका जो अगला पार्ट होता है एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल का, जो थीम होती है, जैसे डिफिनेशन है, सेंट्रल आइडिया होती है, मोरल एंड मैसेज ऑफ द नॉवेल होता है। उसकी एक सेंट्रल आइडिया होता है, एक सेंट्रल थीम होती है, सेंट्रल समरी होती है, यूं कह लीजिए, या उसमें एक नैतिकता होती है, मॉरल मैसेज होता है ऑफ द, मैसेज होता है ऑफ द नॉवेल। नॉवेल में मैसेज दिया जाता है, मोरल मैसेज दिया जाता है, उसका सेंट्रल आइडिया होता है। ये टाइप्स जो होते हैं नॉवेल किस टाइप के होते हैं, लव पे आधारित हो सकती है, सोशल क्रिटिक पर हो सकती है, ह्यूमन नेचर पर हो सकती है, मोरालिटी पर हो सकती है, आइडेंटिटी पर हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट पर हो सकती है, फ्रीडम पर हो सकती है। ये इसके टाइप्स हैं। इन सारी चीजें नावल में इन्हीं चीजों को आधार बना करके नावल को लिखा जाता है। आगे इंपॉर्टेंस अगर कहा जाए, प्रोवाइड्स डीपर मीनिंग बियॉन्ड इवेंट्स। घटना जो है, घटना घटित हुई, उसके आगे की बात को इसमें डीपर मीनिंग को बताया जाता है कि घटना होने के पीछे कारण क्या था, क्यों इस तरह की घटनाएं हुई और आखिर ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं, इन सारी चीजों का वो अर्थ बता देती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो 1984 में बाय जॉर्ज ऑरवेल की लिखी थी द थीम ऑफ टोटलिटरियनिज्म है एंड लॉस ऑफ द इंडिविजुअलिटी है। ये सारी चीजें इसमें आती थी। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं इसमें, तो इसमें जो चीज है टोटलिटरियनिज्म, सर इसका जो अर्थ होता है, ये एक वर्ड है जो इसमें कई शब्द को मिला करके ये बनाया गया, तो थोड़ा सा पढ़ने में परेशानी होती है। तो इसको जो है, इसका जो है एक दलीय शासन जिसको कह लीजिए, या एक दलीय शासन या एक दलीय पद्धति कह लीजिए इसको, एंड लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी, इसमें इंडिविजुअलिटी का लॉस होता है। अतः जो सारी चीजें टोटल तरीके से, टोटल सारा कंट्रोल एक आदमी के ऊपर होता है, उसी को ये कहा जाता है, टोटलिटरियनिज्म कहा जाता है इसको। अगर हम नैरेटिव टेक्निक की बात करेंगे तो डिफिनेशन, मेथड ऑफ स्टोरी, इसकी डिफिनेशन अगर कहते हैं नैरेटिव टेक्निक, नॉवेल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल में एक चीज आती है नैरेटिव टेक्निक। कौन सी टेक्निक को एडॉप्ट किया गया है, तो मेथड ऑफ स्टोरी टेलिंग, अर्थात कौन सा तरीका अपनाया जाता है, इंक्लूडिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू, वॉइस, स्टाइल, इसमें सारी चीजों को किया जाता है कि डिफिनेशन, इसको क्या आता है नैरेटिव टेक्निक में ये आता है। फिर उसके बाद टाइप्स क्या आता है, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, ओमनिसेंट, लिमिटेड होता है, स्ट्रीम ऑफ द कॉन्शसनेस होता है, एपिस्टोलरी होता है। देखिए कभी कभी फर्स्ट पर्सन होता है,
थर्ड पर्सन होता है, जो इसकी नैरेटिव टेक्निक में टाइप्स में आता है कि कभी फर्स्ट पर्सन होता है, कभी थर्ड पर्सन होता है, तो जो है, और कभी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, या उसके बाद इपिस्टलरी होता है। इपिस्टलरी नॉवेल आप लोगों ने पढ़ा है। आगे देखिए इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करते हैं, शेप्स परसेप्शन, ये परसेप्शन को शेप करता है, अर्थात जो है एक नजरिया, एक राय, एक मत को ये शो करता है, शेप देता है। और आगे कहता है सस्पेंस को बताता है एंड अंडरस्टैंडिंग को ये शो करता है। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, ड्रैकुला इपिस्टलरी स्ट्रक्चर है विद मल्टीपल पर्सपेक्टिव है, इसके कई पक्ष हैं, ये जो है ये जो शो करता है। इसका अगला पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट कैसे क्रिएट होता है, इसकी अगर हम कॉन्फ्लिक्ट की ये बात करेंगे तो ये आता है, डिफिनेशन आता है स्ट्रगल बिटवीन अपोजिंग फोर्सेस। इसमें सबसे पहली चीज होता है कि दो अपोजिंग फोर्सेस होते हैं, उन लोगों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक जंग कह लीजिए होती है, लड़ाई होती है दोनों के बीच में। इसके टाइप्स होते हैं इंटरनल मैन वर्सेस सेल्फ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, मैन वर्सेस सेल्फ। आदमी का खुद से कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो समझ नहीं पाता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। फिर उसके बाद एक्सटर्नल होता है मैन वर्सेस मैन, एक आदमी का दूसरे आदमी से कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है। सोसाइटी होती है और नेचर होता है, सब लोगों से इसका एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होती है। फिर उसके बाद अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो हैमलेट्स इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है ड्राइव्स द इंटायर प्ले, नॉवेल या एडॉप्टेशन पे चला जाता है। अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं, इसमें पॉइंट ऑफ व्यू आता है। अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, ये नॉवेल के जो एक अगला एलिमेंट्स आता है पॉइंट ऑफ व्यू होता है, इसका पर्सपेक्टिव फ्रॉम विच द स्टोरी इज टोल्ड। उसका एक उद्देश्य होता है कि किस उद्देश्य से नॉवेल जो है लिखी गई है ना, इसका एक उद्देश्य होता है, एक दृष्टिकोण होता है, किस दृष्टिकोण से इस नॉवेल को लिखा गया है। टाइप होता है फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन। इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो है होते हैं कि फर्स्ट पर्सन एक खुद कहने वाला होता है, थर्ड पर्सन होता है, फिर उसके बाद सेकेंड पर्सन होता है। सेकेंड पर्सन वाली बहुत कम होती है। इंपॉर्टेंस क्या देता है, इन्फ्लुएंसेस रीडर अंडरस्टैंडिंग एंड कम एम्पैथी। ये जो है क्या करता है कि जो इन्फ्लुएंस प्रभावित करता है रीडर्स को, अंडरस्टैंडिंग वो समझने में प्रभावित करता है, और फिर उसके बाद एंड एम्पैथी वो सहानुभूति भी की भावना को भी जागृत करता है। अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो द ग्रेट कैशबाई है फर्स्ट पर्सन लिमिटेड, निक कैरवे है जो फर्स्ट पर्सन लिमिटेड है, यानी कि फर्स्ट पर्सन के द्वारा बोली गई है। अगर हम इस स्टाइल की बात करते हैं, डिफिनेशन की बात करते हैं, तो इसमें डिफिनेशन है द ऑथर्स चॉइस ऑफ लैंग्वेज। ऑथर इसमें लैंग्वेज की चॉइस करता है, सेंटेंसेस को करता है, स्ट्रक्चर को शो करता है, एंड लिटरेरी डिवाइसेस का प्रयोग करता है। अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं स्टाइल की, इस्टेब्लिश टोन, एटमॉस्फेयर एंड मूड। ये इस्टेब्लिश करता है, स्थापित करता है टोन को, एटमॉस्फेयर को और मूड को ये शो करता है। फिर उसके बाद अगर हम जो है एग्जाम्पल की बात करते हैं, 4 सेकेंड के डिस्क्रिप्टिव एंड डिटेल्ड स्टाइल इवोकिंग विविड सेटिंग। ये जो विविड जो सेटिंग है, अर्थात ये सजीव वर्णन करता है, सेटिंग को प्रस्तुत करता है। अगर हम सिंबोलिज्म की बात करेंगे कि इसमें कौन सा सिंबोलिज्म प्रयोग होता है, तो डिफिनेशन अगर सिंबोलिज्म की देखते हैं, यूज ऑफ सिंबल्स टू कन्वे डीपर मीनिंग। ये सिंबल को डीपर मीनिंग के साथ प्रस्तुत करता है। एड्स लेयर्स टू नैरेटिव एंड थीम्स। ये नैरेटिव को, नरेशन को या अर्थात कहानी के कहने के तरीके में कुछ लेयर्स डाल देता है और उसकी थीम में भी कुछ लेयर्स डाल देता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, द ग्रीन लाइट इन द ग्रेट गैट्सबी सिंबलाइज होप एंड डिजायर। वो होप और डिजायर को सिंबलाइज करता है। अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, जैसा आगे देखिए थोड़ा सा इसमें, और अगर इंपॉर्टेंस एलिमेंट्स इसमें आता है, कोहेरेंस आता है जो मैं पहले बता चुका हूं, एंगेजमेंट आता है जो मैं पहले बता चुका हूं, डेप्थ आता है जो मैं पहले बता चुका हूं, एनालिसिस आता है जो मैं पहले बता चुका हूं, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है जो मैं पहले बता चुका हूं। अगर हम प्रैक्टिकल डिवाइसेस की बात करते हैं, एनालिसिस के लिए किया जाता है, तो आइडेंटिफाई की एलिमेंट्स इन द नॉवेल, आइडेंटिफाई की एलिमेंट्स ऑफ द नॉवेल। देखिए ये प्रैक्टिस डिवाइस है, ये मैं यहाँ डालना नहीं चाहिए था, मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको कि आइडेंटिफाई की एलिमेंट्स, उसके की एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना होता है। ऑब्जर्व हाउ दे इंटरेक्ट टू क्रिएट मीनिंग,
कैसे वो एक दूसरे से परस्पर संपर्क करते हैं, उसको ऑब्जर्व करना है, एनालाइज करना है, दी ऑथर्स टेक्निक एंड स्टाइल, उसके स्टाइल को जो है एनालाइज करना है। कंसीडर हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट, इन चीज़ों पर आप अपना विचार दीजिए, हिस्ट्री पर, कल्चरल पर और जो सोशल कॉन्टेक्स्ट पर अपने विचार दीजिए। एक्सप्लोर हाउ सिंबल्स रीइंफोर्स थीम एंड कैरेक्टराइजेशन, कैसे ये जो है थीम और कैरेक्टराइजेशन को रीइंफोर्स करते हैं, इस पे आप ध्यान दीजिए। तो अब ये देख लीजिए हिंदी है, सारी चीज़ों का मैंने हिंदी भी डाल दिया है, आप इसको हिंदी को भी देख लीजिए, आराम से इसको रोक करके देखिए। लेकिन एक बात ये ध्यान दीजिएगा, इस पे डिपेंड ना होइएगा। मैं बार बार आपको हर वीडियो में बताता हूं कि हिंदी पे डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि हिंदी पे अगर डिपेंड हो जाएंगे तो आपकी इंग्लिश खराब हो जाएगी। सारे चीजों को मैंने लास्ट में हिंदी में डाल दिया है। इसी तरीके से अगर आप बात करते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर ये जो क्वेश्चन है ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ऐसा मत सोचिएगा कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। इसमें है डिफाइन अ नॉवेल, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द नॉवेल, नॉवेल को डिफाइन कीजिए और फिर उसके बाद इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है उसको बताइए। इसमें देखिए सारी चीजें मैंने शार्ट करके यहाँ पे डाला है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा हो रहा था। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, डिस्कस द रोल ऑफ द प्लॉट एंड कैरेक्टर्स एज अ सेंट्रल एलिमेंट्स ऑफ द नॉवेल। ये भी एक क्वेश्चन है, इसको भी देखिए, आराम से देखिए। इसमें कैरेक्टर्स हैं, रिलेशनशिप हैं और फिर उसके बाद एंड है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेटिंग इन द नॉवेल विद अ सुटेबल एग्जाम्पल। कहता है सिग्निफिकेंस ऑफ सेटिंग का बताइए कि सेटिंग, नॉवेल की सेटिंग का क्या महत्व है, इसको पूछा गया है इसमें। इस क्वेश्चन को पढ़िए, आराम से पढ़िए, वीडियो रोक करके या स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़िए। फिर उसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन आता है, हाउ डू थीम एंड स्टाइल कंट्रीब्यूट टू द इफेक्टिवनेस ऑफ द नॉवेल। किस तरीके से थीम और स्टाइल कंट्रीब्यूट करती है, सहयोग करती है टू द इफेक्टिवनेस, प्रभावशाली बनाने के लिए ऑफ नॉवेल। नॉवेल को प्रभावशाली बनाने के लिए थीम और स्टाइल कैसे कंट्रीब्यूट करती है, कैसे सहयोग करती है, ये भी देखिए आराम से। इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर के देखिए या वीडियो रोक करके देखिए। जैसे भी आपका पांचवा क्वेश्चन है, पांचवी क्वेश्चन नॉर्मली मैं रखा हूं सभी क्वेश्चन में 3 या 5। इसमें पांचवा क्वेश्चन है, डिस्कस कॉन्फ्लिक्ट एज एन एलिमेंट्स ऑफ द नॉवेल। एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल को